ये जादुई शंख तुम अपने साथ रखो। आज से तुम अपने मन की कोई भी इच्छा कहकर इस शंख को बजाओगी तो वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। कुसुमपुर गांव के एक गरीब परिवार में कविता नाम की 18 साल की एक लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। उसके पिता गुजर जाने के बाद जंगल से लकड़ी लाके बाजार में बेचकर उनका गुजारा होता था। ऐसे ही एक दिन सुबह जब वो जंगल में लकड़ी उठा रही थी, उफ, हे भगवान, और सहन नहीं होता। पानी, थोड़ा सा पानी। ये क्या माँ, तुम तो बिल्कुल थक गई हो। बैठो, इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। तुम्हें कितनी बार कहा है, इस तेज धूप में तुम्हें जंगल में आने की कोई जरूरत नहीं। हम बहुत गरीब है बेटी, जंगल की 2-4 लकड़ी बेचकर ही 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। तू अकेली सब कैसे संभालेगी? माँ, तुम यहाँ चुपचाप बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। ये कहकर कविता पास की नदी से एक पत्ते में पानी लाकर अपनी माँ को पिलाती है। भगवान जाने हमारे ये दुख के दिन कब खत्म होगी। माँ, तुम देखना, एक दिन हमारे सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। हम भी सबकी तरह अच्छा अच्छा खाना, मिठाई सब खा पाएंगे। कविता की माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान ने किस्मत में जो लिखा है वही होगा बेटी, और ये किस्मत कोई बदल नहीं सकता। अगर ऐसा ही है तो फिर भगवान सबके किस्मत में इतने दुख क्यों लिखते हैं माँ? अगर मैं किस्मत लिख पाती तो किसी के हिस्से में दुख नहीं लिखती, सभी की किस्मत में सुख लिखती। इसके बाद दोनों घर लौट जाते हैं, फिर थोड़ा सा चावल खाकर सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह, ये क्या, तुम्हें तो तेज बुखार है माँ। रहने दो, तुम आराम करो। आज तुम्हें जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जाती हूँ। फिर कविता अकेले ही जंगल में जाकर लकड़ियाँ उठा के एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठकर मन ही मन अपने दुख के बारे में बड़बड़ाने लगी। ठीक तभी उसके सामने प्रकट होती है। कविता, क्या हुआ तुम्हें? ऐसी उदास क्यों बैठी हो? कौन हो तुम? तुम्हें तो पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। मैं हूँ प्रकृति देवी। मैं रोज तुम्हें इस जंगल में आके देखती हूँ और तुम्हारी हर बातें सुनती हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या शंका है? कविता अपनी मन की सारी दुख भरी बातें प्रकृति देवी को कहने लगी और सब कुछ सुनने के बाद प्रकृति देवी कहती है, इस संसार में हर चीज किसी न किसी कारण से घटित होती है। जो हो रहा है या जो होगा, उसके पीछे जरूर कोई कारण होता है। लेकिन इंसानों की किस्मत में इतने दुख लिखने की क्या कारण है? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा। ये जादुई शंख तुम अपने साथ रखो। आज से तुम अपने मन की कोई भी इच्छा कहकर इस शंख को बजाओगी तो वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। और एक बात याद रखना, अपने मन में कभी भी अहंकार को जन्म मत देना। ये सुनकर कविता बहुत खुश होती है और प्रकृति देवी से शंख लेकर मन ही मन कहती है, मैं घर पहुंच के देखना चाहती हूँ, मेरी माँ ठीक हो गई है। ये कहकर कविता शंख बजाने लगी। फिर घर लौट कर देखती है कि सचमुच उसकी माँ स्वस्थ हो गई है और खाना बना रही है। तू आ गई बेटी, आजा खाना खा ले। इसका मतलब ये जादुई शंख सच में मेरी मनोकामना पूरी की है। रुको माँ, आज से हम सिर्फ चावल नहीं खाएंगे, हम तरह तरह की स्वादिष्ट खाना खाएंगे। फिर कविता मन की इच्छा बताकर शंख बजाती है और साथ ही साथ उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट खाना खा जाते हैं। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? हाँ माँ, आज से हमारे सारे दुख के दिन खत्म हुए। अब हमारे सारे मनोकामना पूरी होंगे। इसी तरह दिन बीतने लगे। अब उनके पास एक बड़ा सा घर है और वो पेट भर के अच्छा खाना खाते हैं। ऐसे ही एक दिन कविता रास्ते से गुजर रही थी, तभी अरे क्या हुआ हरी काका, आप यहाँ बैठे रो क्यों रहे हैं? कविता, मेरी बेटी की शादी तय हुई है, लेकिन लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। इसके साथ 10 तोला सोना, खाट, बिस्तर, टीवी, मोटरसाइकिल। अगर ना दे पाए तो शादी नहीं होगा। मैं गरीब हूँ, इतना सब कुछ मैं कैसे दूंगा? ये सुनकर कविता मन ही मन कुछ कहती है। फिर वो जादुई शंख निकल कर बजाने
लगती है और कहता है, चिंता मत करो हरी काका, निश्चिंत होकर घर जाओ, देखना शादी के सारे इंतजाम हो गए हैं। ये सुनकर हरी काका घर लौट कर देखते हैं कि सचमुच दहेज के सारी चीजें आ चुके हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह कविता के घर एक बूढ़ी अम्मा आती है। कविता, ओ कविता, क्या तुम घर पर हो? अम्मा जी, आपको क्या हुआ? सुना है तू गाँव वालों की मदद कर रही है, मेरी भी मदद कर दे बेटी। मेरे बेटे की कारखाने की नौकरी चली गई है, उसका भी परिवार है। अगर नौकरी ना मिली तो हम सब भूख से मर जाएंगे। तू मेरे बेटे के लिए एक नौकरी का इंतजाम कर दे बेटी। ऐसा सुनकर कविता मन ही मन फिर से कुछ कहती है और वो जादुई शंख निकलकर बजाने लगती है। फिर कहती है, आप घर लौट जाइए अम्मा, घर जाके देखना सब ठीक हो गया है। इसी तरह कविता गांव के लोगों की तरह तरह से मदद करती रहती है और दिन बीतते जाते हैं। छी छी छी, ये कैसी चाय बनाई है मिनती? तुझे काम पर रख के मैं अपनी पैसा बर्बाद कर रही हूँ। तू तो ठीक तरह से चाय भी नहीं बना पाती। ये कहकर कविता की माँ चाय का कप फेंक देती है। ठीक उसी वक्त वहाँ कविता आती है। माँ, तुम मिनती चाची के साथ इस तरह के बर्ताव क्यों कर रही हो? जो किया ठीक किया, घर की नौकरानी के साथ ऐसा ही करना चाहिए, इसमें गलत क्या है? कल्याणी के व्यवहार से कविता नाराज होकर घर से निकल जाती है और रास्ते में देखती है, मुझे कुछ भिक्षा दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ भिक्षा दे दो, भिक्षा। ये क्या अम्मा, तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारा बेटा तो अब अच्छी नौकरी करता है। हाँ बेटी, मेरे बेटे ने अब बहुत तरक्की की है, बड़ा घर भी बनाया है, लेकिन वो अपनी पत्नी की कहने पर मुझे घर से निकाल दिया है। कहा कि वो बिना देखभाल नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर कविता बहुत दुखी हो जाती है। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है। तभी वो रास्ते में हरी काका से मिलती है। कविता, मैं तेरे घर ही जा रहा था, मुझे इस संकट से बचा बेटी। ऐसा क्या हुआ हरी काका? मेरी बेटी की शादी के बाद उनके ससुराल वाले की मांगे और बढ़ गई है। वो लोग मुझसे और भी महंगे सामान मांग रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं नहीं दिया तो वो मेरी बेटी को वापस घर भेज देगी। कविता इस बार भी हरी काका की बातों का जवाब ना देकर घर लौट आती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं सबकी भलाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मैं ये सब नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इसके बाद कविता फिर से वो शंख बजाने लगती है और अगले दिन सुबह होते ही उसकी माँ, कविता, हे कविता, जल्दी उठकर देख, ये क्या अनर्थ हो गया है। सब कुछ पहले जैसा हो गया, हम फिर उसी पुराने टूटे घर में आ गए हैं। कविता जाकर देखती है कि सच में वो पहले जैसा मिट्टी के घर में आ गया है। फिर वो अपनी माँ की बातों का कोई जवाब ना देकर शंख लिए जंगल की ओर दौड़ने लगती है। प्रकृति देवी, आप कहाँ हो? तभी उसके सामने प्रकृति देवी प्रकट होती है। बोलो कविता, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला? ये शंख आप वापस ले लीजिए, इससे मैं सबका भला करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। अब समझी, विधाता सबके भाग्य में सुख दुख बांट कर क्यों लिखते हैं। इस संसार में मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। अगर बिना मेहनत के मनुष्य को सब कुछ मिल जाए तो उसका मूल्य नहीं रहता। इसीलिए मेहनत करना चाहिए, मेहनत का फल सबको बराबर मिलता है। हाँ प्रकृति देवी, अब मैं सब समझ गई हूँ। ये जादुई शंख तुम अपने पास ही रखो, जब कोई सच में मुसीबत में पड़े तब उसको मदद करना। ये कहकर प्रकृति देवी अदृश्य हो जाते हैं और वो शंख को लेकर घर लौट आती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के एक पहाड़ी गांव के जंगल में एक रहस्यमयी परी रहती थी। कहा जाता है उस परी का रूप बहुत ही मायावी था। चांदनी की तरह चमकता हुआ उसका चेहरा
और उसके सिर पर 5 बालों की चोटी थी, जिनमें 5 अलग अलग जादुई शक्तियाँ थी। उनमें से एक चोटी जिसे भी स्पर्श करता वो तुरंत सोने में बदल जाता। और उस मायावी परी की बाकी चोटियों में क्या शक्तियाँ थी? बाकी चोटियों में थी उसकी असली 4 शक्तियाँ। आज तक जो भी उस परी के सामने गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। एक बार एक राजकुमार उस परी की खोज में निकला था। वो राजकुमार तो बहुत बहादुर था। क्या उसे उस मायावी परी की खोज मिला था? जिस जंगल में उस परी के डर से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहाँ राजकुमार दिन रात जंगल के इस कोने से उस कोने तक घूम घूम कर सुंदर परी की खोज करता रहा। मायावी परी, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। देखो, दक्षिण राज्य की राजकुमार तुमसे शादी करने के लिए आया है। मायावी परी, तुम कहाँ हो? फिर क्या हुआ दादी? क्या वो मायावी परी राजकुमार के सामने आया था? हाँ, आया तो था। एक झिलमिलाती हुई पूनम की रात में राजकुमार चलते हुए एक गुफा के पास पहुंचा। परी, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। देखो, तुमसे शादी करने के लिए राजकुमार आया है। राजकुमार उदास होके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठीक उसी वक्त एक गुफा के अंदर से वो मायावी परी बाहर आई। उसने सफेद चमकदार कपड़े पहने थे और सिर पर वही 5 अलौकिक चोटी। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरी खोज में यहाँ आया? तुझे पता भी है मैं तेरा क्या कर सकती हूँ? मैं राजकुमार हृदय आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं पूरे राज्य को बताना चाहता हूँ आपके बारे में सारी अफवाहें झूठी है। आप उतनी डरावनी नहीं हो। सच में? तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ मायावी परी, मैं तुमसे शादी करके अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे सिर पर ये 5 चोटियाँ क्यों है? ये कोई ऐसी वैसी चोटी नहीं, ये 5 चोटियों में 5 जादुई शक्ति है। कैसी शक्तियाँ? मुझे नहीं दिखाओगे? देखना चाहते हो तो फिर ये देखो। इस चोटी से मैं आग जला सकती हूँ और ये आग ज्वालामुखी से भी शक्तिशाली है। और इस चोटी से मैं तूफान और बारिश पैदा कर सकती हूँ। इसी तरह परी एक एक करके राजकुमार को अपने अलौकिक शक्तियों के बारे में बताती रही। 4 शक्तियाँ जानने के बाद राजकुमार परी से पूछा, और इस चोटी में क्या शक्ति है? इससे तुम क्या कर सकती हो? ये वाली चोटी से मैं किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती हूँ। वाह, तुम्हारी ये 5 शक्तियाँ अद्भुत है, पर इनसे भी सुंदर जो है वो है तुम्हारी रूप। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ परी। ये कहते ही परी एक साधारण लड़की के रूप में लौट आई। फिर राजकुमार से कहा, चलिए राजकुमार, मैं आपको मेरा असली घर दिखाती हूँ। तुम्हारी असली घर? वो कहाँ है? इस जंगल में तो सिर्फ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। चलो तो सही, मैं दिखाती हूँ। इसके बाद राजकुमार परी के साथ चलने लगा। फिर धीरे धीरे सुबह हो गई। फिर परी एक जगह आके रुक जाती है। क्या हुआ परी? तुम यहाँ रुक क्यों गई? तुम्हारी असली घर कहाँ है? यही तो है वो जगह, हम पहुँच चुके हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेड़ है। परी अपने हाथों से जादू करते ही वो जगह एक खूबसूरत जगह में बदल गई। झरना, चारों ओर फूल खिले थे, तितलियां उड़ रही थी और एक नदी बह रही थी। कितनी अद्भुत दृश्य, नजरों से छुपा था। इतनी खूबसूरत जगह। हाँ राजकुमार, मैं यही रहती हूँ और मैं अपनी सुरक्षा के लिए इस जगह को इंसानों की नजरों से छुपा कर रखती हूँ। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकता हूँ? फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेके राज्य में लौटकर तुमसे विवाह करूँगा। ठीक है राजकुमार। फिर राजकुमार वही रहने लगा। एक एक दिन बीतता गया। राजकुमार अपने राज्य लौटने की बात ही नहीं करता था। वो हर वक्त कुछ सोच में डूबा रहता था।
राजकुमार, आप हमेशा किस सोच में डूबे रहते हैं और हम कब आपके राज्य में जाएंगे? हाँ हाँ, जल्द ही जाएंगे, और बस कुछ दिन, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। अच्छा परी, क्या तुम अपने बालों से उस चिड़िया को सोने की बना सकती हो? नहीं, मैं इस चिड़िया को सोने की नहीं बना सकती। मेरे जादू से वो प्राणहीन सोने में बदल जाएगी। ठीक है, तो फिर उस सेब को सोने की बनाकर दिखाऊं? ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ। ये कहकर साधारण लड़की से परी फिर से अपने असली रूप में लौट आई। फिर अपनी चोटी से सेब पर जादू करते ही वो सोने की बनकर जमीन पर गिर पड़ा। वाह, अद्भुत! ये तो बिल्कुल असली सोना है। दूसरी ओर राजा राणा प्रताप अपने बड़े पुत्र के लिए बेचैन हो रहे थे। मेरा बड़ा बेटा हृदय अभी तक नहीं लौटा। क्या वो अपने अभियान में सफल नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं उत्तर के जंगल के लिए आज ही रवाना होती हूँ। मैं बड़े राजकुमार को ढूंढकर साथ ले आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। ये कहकर छोटा राजकुमार उत्तर के जंगल की ओर निकल पड़ा। फिर धीरे धीरे अंधेरा छा जाती है और रात गहरी होते ही राजकुमार हृदय मायावी परी मुझ पर भरोसा करके अपने सुंदर रूप में निश्चिंत होकर सो रही है। यही मौका है, अब मैं ये कहकर राजकुमार अपने चाकू से परी की जादुई चोटी काट लेते हैं। अब मेरा राज्य बनेगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य। कोई भी दुश्मन राज्य इस मायावी जादुई ताकत का सामना नहीं कर सकता। ये कहकर राजकुमार हृदय वहां से निकलकर अपने राज्य की ओर चला गया। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और परी की नींद टूटते ही नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राजकुमार हृदय ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने उसे प्यार किया, उस पर भरोसा किया और ये अंजाम बदला बदला। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, उसका पूरा राज्य तबाह कर दूंगी। दूसरी ओर छोटा राजकुमार निलय अपने बड़े भैया की खोज में पहाड़ी जंगल में इधर उधर भटकते हुए उसी गुफा की ओर चला जाता है। पिता, मैं लौट आया हूँ। मैं अपने अभियान में सफल हुआ। ये देखिए पिता, उस मायावी परी की जादुई बाल। लेकिन छोटा राजकुमार नीला तुम्हारे साथ क्यों नहीं दिख रहा? उससे तुम्हारा मुलाकात नहीं हुई? मेरे भैया नीलय, उससे मुलाकात? क्या बात है पिताजी, मुझे बताइए। छोटा राजकुमार नीलय तुम्हारे खोज में उत्तर के जंगल में गया है। हे भगवान, भैया उत्तर के जंगल में गया। अब उस जंगल में जाना मतलब वहाँ वो मायावी परी प्रतिशोध के लिए भटक रही है। आज के लाखी ड्रॉ में चुने